नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा प्रत्येक राज्य के स्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न हैं। 1 नंबर प्रश्न है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित प्रश्न लिया गया है और पूछा गया है कि दीर्घकाल में एक फर्म की साम्य की स्थिति में क्या कंडीशन होगी। एसी ज़्यादा होगी एमआर से, या एमआर ज़्यादा होगा एसी से, या एआर ज़्यादा होगी एमआर से, या एसी एमआर और एआर बराबर होगा। तो परफेक्ट कंपटीशन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में जब फर्म का संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर एआर, एमआर और एसी तीनों बराबर होते हैं, और ऐसी स्थिति जो है ऑप्शन डी में दिखाई गई है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन बाजार में फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। असामान्य लाभ की स्थिति को देखते हुए दीर्घकाल में परफेक्ट कंपटीशन में बाजार में फर्में जो हैं प्रवेश करती हैं, जिससे क्या होता है असामान्य लाभ सामान्य लाभ में परिवर्तित हो जाता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में समरूप या सहजातीय वस्तुएं उत्पादक द्वारा उत्पादन की जाती हैं, और अगर परिभाषा की बात की जाए तो ऐसा बाजार जिसमें क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है तथा विक्रेता द्वारा बेची गई जो वस्तुएं होती हैं समरूप होती हैं, तो ऐसी बाजार को परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहा जाता है। इसके अलावा रॉबिन्सन परिभाषा देते हुए बताते हैं कि जिस बाजार में फर्मों की मांग पूर्णतया लोचदार होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। इसी प्रकार से गिफिन परिभाषा देते हुए बताते हैं कि जिस बाजार में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है उसे परफेक्ट कंपटीशन बाजार कहा जाता है। क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है। क्रेता विक्रेता कीमत में किसी प्रकार का वृद्धि या परिवर्तन नहीं कर पाता है, जिसका कारण कंपटीशन में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होना है, और इस बाजार में कीमत जो है बाजार द्वारा निर्धारित होती है। बाजार का मतलब उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित होती है, और कीमत जो है फर्म जो है परफेक्ट कंपटीशन में कीमत ग्रहणकर्ता प्राइस टेकर होती है, और उद्योग जो है कीमत निर्धारण करता होता है। परफेक्ट कंपटीशन बाजार में मांग वक्र जो होता है पूर्णतः लोचदार होता है, और वस्तुएं परफेक्ट कंपटीशन बाजार में सहजाती समरूप होती हैं। तो यह कुछ परफेक्ट कंपटीशन बाजार की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, निम्नांकित रेखाचित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है। तो यह रेखाचित्र जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में किसका यह संतुलन कर रहा है। तो यह आरेख जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में उद्योग का संतुलन बता रहा है, और उद्योग का संतुलन डी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए ये 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न क्या है, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं उसे कहा जाता है। तो ऐसी बाजार जिसमें एक विक्रेता और बहुत से क्रेता होते हैं तो उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एकाधिकार बाजार की यह मुख्य विशेषता होती है जिसमें वस्तुओं को बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, तो उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। अगर एकाधिकार बाजार की परिभाषा की बात की जाए तो जिस बाजार में वस्तुओं का एक विक्रेता हो तथा क्रेता अधिक हो, तो ऐसी बाजार को एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता पूर्ण नियंत्रण रखता है, अर्थात प्रतिस्थापन वस्तु नहीं होती हैं। अर्थात पूर्ति पर एकाधिकार बाजार में विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है, और एकाधिकार
को वस्तु की कीमत या पूर्ति में से किसी एक पर ही नियंत्रण प्राप्त होता है। चैम्बरलिन एक अधिकारी की परिभाषा देते हुए बताते हैं कि बाजार की वह दशा जहां केवल एक विक्रेता या एक फर्म होती है उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। एकाधिकार बाजार में मांग की आड़ी लोच जो होती है वह जीरो होती है। स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। वस्तु की पूर्ति पर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है तथा एकाधिकार में पूर्ति वक्र का अभाव देखने को मिलता है। एकाधिकारी फर्म कीमत निर्धारक होती है। फर्म का उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना होता है। फर्म वही कीमत निर्धारित करती है जहां लाभ अधिकतम होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र का अभाव होता है। यहाँ फर्म संतुलन को ही उद्योग का संतुलन माना जाता है। यहाँ फर्म एवं उद्योग के बीच अंतर नहीं होता है। एक ही फर्म होती है वही उद्योग होती है। वस्तु की उत्पादन एवं पूर्ति वस्तु की जो उत्पादन एवं पूर्ति एक ही होती है। तो इस प्रकार से यह कुछ बातें थी एकाधिकार बाजार के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मिल ने, रिकार्डो ने, वाकर ने, नाइट ने। तो लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर वाकर द्वारा किया गया था, इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। लाभ के कुछ अन्य सिद्धांतों को हम लोग जान लेते हैं, जैसे लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत जे.बी. क्लार्क द्वारा दिया गया। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया था। और लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत हाले द्वारा दिया गया। लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत नाइट द्वारा दिया गया। लाभ का मांग एवं पूर्ति सिद्धांत मेहता द्वारा दिया गया। और इसे जो मेहता का लाभ एवं पूर्ति का सिद्धांत है इसे नाइट का संशोधित रूप कहा जाता है। और यह कुछ लाभ के प्रमुख सिद्धांत थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर लाभ किसे कहा जाता है तो कुल उत्पादन का वह अवशेष जो भूमि, श्रम, पूंजी के पारिश्रमिक के बाद साहसी को उत्पादन क्रिया में प्राप्त होता है वही लाभ कहलाता है। मतलब कुल खर्चा के बाद जो भी शेष बचता है उत्पादक के लिए उसे लाभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया। तो हम लोग जान चुके हैं अभी लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर शुम्पीटर द्वारा दिया गया है। तो इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मार्क्स, रिकार्डो, पीगू कोई नहीं, तो अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, क्या है, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। नवप्रवर्तन का पारितोषक, बी जोखिम उठाने का प्रतिफल, सी एकाधिकारात्मक लाभ और डी समन्वय का पारितोषिक। तो शुद्ध लाभ में जो है वह एकाधिकारात्मक लाभ को सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत जो है वह प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा दिया गया। लाभ का जोखिम सिद्धांत हाले द्वारा दिया गया। लाभ का मांग एवं पूर्ति सिद्धांत प्रोफेसर जे.के. मेहता द्वारा दिया गया। और लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत जे.बी. क्लार्क द्वारा दिया गया। तो यहाँ पूछा गया है लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत, तो लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत नाइट द्वारा दिया गया है। और नाइट के सिद्धांत का संशोधित रूप जो है लाभ का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत प्रोफेसर मेहता द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, नाइट का लाभ का सिद्धांत आधारित है। तो प्रोफेसर नाइट का जो लाभ का सिद्धांत है वह अनिश्चितता वहन सिद्धांत है।
जो बीमा अयोग्य जोखिम पर आधारित है। तो इसलिए सही आंसर बी है, बीमा अयोग्य, बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है 9 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला 10 नंबर, निम्न में से किसके कारण कीमत एवं लागत में अंतर उत्पन्न होता है? ब्याज, वेतन, लाभ, बोनस। निम्नलिखित में से किसके कारण कीमत एवं लागत में अंतर उत्पन्न होता है? तो कीमत एवं लागत में जो अंतर होता है वह लाभ के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। और लगान की यह परिभाषा या यह बात जो है जॉन रॉबिन्सन द्वारा की गई। तो इसलिए वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। तो इसको आधुनिक लगान सिद्धांत भी कहा जाता है। और आधुनिक लगान सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या जो है वह जॉन रॉबिन्सन द्वारा की गई थी, और यही वैज्ञानिक व्याख्या रॉबिन्सन द्वारा की गई है। और आधुनिक लगान सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या जो है जे.एस. मिल ने अपने सिद्धांत में की थी। इसके अलावा लगान के 2 और सिद्धांत हैं। लगान के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं। क्लासिकल लगान का सिद्धांत, जिसमें रिकार्डो के लगान का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध है। और आधुनिक लगान सिद्धांत, जिसमें जॉन रॉबिन्सन का लगान सिद्धांत प्रसिद्ध है। और आभास लगान सिद्धांत, जिसको मार्शल के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्लासिकल लगान सिद्धांत की बात की जाए तो रिकार्डो द्वारा लगान का सिद्धांत दिया गया और लगान का व्यवस्थित रूप दिया इन्होंने। दुर्लभता का लगान सिद्धांत रिकार्डो ने दिया और विभेदात्मक लगान सिद्धांत रिकार्डो द्वारा दिया गया। सीमांत भूमि पर कोई लगान नहीं उत्पन्न होने की बात रिकार्डो करते हैं और अधिसीमांत भूमि पर लगान उत्पन्न होने की बात करते हैं। और इस प्रकार से लगान का सूत्र रिकार्डो बताते हैं कि अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज को लगान कहा जाता है। इसी प्रकार से आधुनिक अगर लगान सिद्धांत की बात की जाए तो व्याख्या जो है जे.एस. मिल द्वारा की गई थी आधुनिक लगान सिद्धांत की, और वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप जो है वह जॉन रॉबिन्सन द्वारा दिया गया था। जॉन रॉबिन्सन ने बताया कि वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय को लगान कहा जाता है। इसी प्रकार से मार्शल लगान के आभास सिद्धांत को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि अल्पकाल में अस्थायी अतिरेक को लगान कहा गया है, या कह सकते हैं अल्पकाल में उत्पादन साधन की सीमितता के कारण जो अतिरेक उत्पन्न होता है उसे आभासी लगान कहा गया है। तो यह कुछ लगान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें थी। अगला 12 नंबर प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय होती है। तो रिकार्डो के अनुसार भूमि की हस्तांतरण आय जो है वह 0 है। भूमि कहीं भी परिवर्तित कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, तो 0 है। 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है यूलर से, हैरड से, लर्नर से, हैबरलट से। तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय का संबंध यूलर के सिद्धांत से है, इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया? तो रॉबर्ट टिफिन ने मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या दी, इसलिए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है निर्यातों पर लगाया गया शुल्क, आयातों पर लगाया गया शुल्क, निगम कर, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ। तो सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वह निगम कर है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्पन्न संबंध कहलाता है फिलिप्स वक्र, गुणक, उत्पादन संभावना वक्र, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच जो संबंध की बात की गई है उसे फिलिप्स वक्र कहा जाता है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध की बात करता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसे कि कीन्स के द्वारा वर्णित है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो कीन्स ने अपने ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में मुद्रा की मांग के लिए मुख्य रूप से 3
कारण बताएं मुद्रा की मांग के 3 कारण आकस्मिक उद्देश्य के लिए, सट्टा उद्देश्य के लिए और पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए। जिसमें से आकस्मिक उद्देश्य के लिए और लेन देन उद्देश्य के लिए या पूर्वोपाय उद्देश्य के लिए जो सट्टा की मांग होती है वह आय पर निर्भर करती है मुद्रा की मांग, लेकिन जो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है वह ब्याज दर पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से यहाँ सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूछी गई है। तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग जो होती है वह ब्याज दर का फलन होती है, इसलिए L2 बराबर हो जाएगा फंक्शन ऑफ R, या R जो है ब्याज दर को दिखाता है। तो इसलिए 17 का सही आंसर सी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किसके बीच विपरीत संबंध बताता है। तो मुद्रा की सट्टा मांग जो है ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध की बात करती है। 18 का सही आंसर ए है। 19 नंबर प्रश्न है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी ए यंग लुइस मार्शल एजवर्थ सिंगर। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा मार्शल एजवर्थ द्वारा अपने सिद्धांत में दी गई थी, अर्थात कह सकते हैं कि प्रस्ताव वक्र की व्याख्या मार्शल एजवर्थ मार्शल ने की थी। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पिगू, मार्शल, डाल्टन, रिकार्डो। तो व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं प्रोफेसर रिकार्डो हैं। 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, व्युत्पन्न मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। जेएस मिल बी में दिया गया है, ए में जेम कीन्स, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो। तो व्युत्पन्न मांग की अवधारणा की बात जो है वह जेएस मिल द्वारा की गई है। व्युत्पन्न या पारस्परिक मांग की अवधारणा जेएस मिल द्वारा की गई है। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर बी है। 22 वेस्टेबल परीक्षण का संबंध है सार्वजनिक लागत से, सार्वजनिक व्यय से, सार्वजनिक आय से, शिशु उद्योग तर्क से। तो वेस्टेबल परीक्षण का संबंध जो है शिशु उद्योग तर्क से है। डी आंसर सही है 22 का। अगला 23 नंबर प्रश्न है, कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन एपी लर्नर द्वारा किया गया। 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, पूर्वपक्षीय अर्थशास्त्र के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं ए रिकार्डो, बी मार्शल, सी कीन्स, डी आर्थर लैफर। तो पूर्वपक्षीय अर्थशास्त्र के प्रतिपादक आर्थर लैफर हैं। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में वर्ष दिया गया है, सेकंड में लिंगानुपात दिया गया है। तो लिंगानुपात जान लेते हैं कि इस वर्ष में कितना था। 1971 में लिंगानुपात 930 था, 1981 में लिंगानुपात 934 था, 1991 में लिंगानुपात 927 था और 2000 में लिंगानुपात 933 था और 2011 में 943 लिंगानुपात भारत का था। तो इस प्रकार से ए का मिलान हो जाएगा 2 से, बी का मिलान हो जाएगा 4 से, सी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो 2, 4, 1 बी आंसर सही है 25 नंबर प्रश्न में।